नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। आज की इस इनसाइड स्टोरी में राजस्थान से जुड़े कई मसलों के कई पहलुओं को टटोलने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात सचिन पायलट की। सचिन पायलट के एक ट्वीट ने झूठ के इर्द गिर्द गढ़ी जा रही सियासत के नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने 10 अगस्त को मणिपुर हिंसा के मामले पर संसद में जवाब दिया तो जिक्र मिजोरम पर हुए एयर अटैक का भी किया। ये 1966 की बात है जब MNF यानी मिजो नेशनल फ्रंट के उग्रवादियों को खदेड़ने के लिए तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार की तरफ से एयर अटैक का फैसला किया गया था। जवाब तो प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में दिया, लेकिन इसका सीधा असर राजस्थान की पॉलिटिक्स पर भी आकर हुआ। इसके बाद बीजेपी के IT सेल के हेड अमित मालवीय ने सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट के बारे में लिखते हुए कहा कि वो भी मिजोरम में हुए एयर अटैक में शामिल थे। जाहिर तौर पर राजस्थान में इसका सीधा असर सचिन पायलट की सियासत पर पड़ता, लेकिन इस झूठ और सच के बीच लकीर को साफ करने की जरूरत थी, उस तस्वीर को साफ करने की जरूरत थी। सचिन पायलट ने बता दिया, तत्कालीन राष्ट्रपति VV गिरी साहब का हस्ताक्षर किया हुआ अपॉइंटमेंट लेटर एयरफोर्स में राजेश पायलट साहब का शेयर करते हुए लिख दिया कि जो तथ्य पेश किए गए हैं वो पूरी तरह से भ्रामक हैं और तथ्यहीन हैं। हालांकि सचिन पायलट के इस जवाब के बाद न ही अमित मालवीय ने अपना वो ट्वीट डिलीट किया और ना ही इस पर कोई खेद प्रकट किया। हालांकि कांग्रेस की तरफ से चाहे इंदिराज गुज्जर हों या प्रमोद कृष्णम लगातार बीजेपी से कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को सचिन पायलट से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन ट्वीट अमित मालवीय ने किया था ना उन्होंने ट्वीट डिलीट किया, बल्कि एक और ट्वीट रिट्वीट उन्होंने कर दिया। बी फिटिंग फैक्ट्स एक ट्विटर हैंडल है जिस पर सचिन पायलट को टैग करते हुए, उनको नाम के टैग करते हुए इंडियन एक्सप्रेस का 2010 का एक आर्टिकल शेयर किया गया और एक पत्रकार का नाम भी शेयर किया गया। उन्होंने भी ट्वीट किया किस तरीके से उस अखबार के आर्टिकल में यह लिखा गया कि 5 मार्च 1966 को मिजोरम पर हुए एयर अटैक में राजेश पायलट भी बतौर पायलट शामिल थे। अब देखिए झूठ और सच। हालांकि सचिन पायलट ने यह सवाल सीधे तौर पर उठता है उनके जवाब के बाद कि जब नियुक्ति ही एयरफोर्स में 29 अक्टूबर 1966 को हुई है तो फिर 5 मार्च को कैसे किसी एयर अटैक में कोई व्यक्ति शामिल हो सकता है अपनी नियुक्ति, अपने अपॉइंटमेंट से पहले। तो झूठ और सच क्या है ये तो साफ हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके इर्द गिर्द जो नैरेटिव सियासत का सेट हो रहा है उस पर माफी की गुंजाइश या जगह दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ सियासत के नैरेटिव को और ज़्यादा मजबूती के साथ गढ़ने की कोशिश ज़रूर दिखाई दे रही, लेकिन खैर सचिन पायलट ने झूठ और सच तो तारीखों और आंकड़ों के जरिए साफ कर ही दिया, लेकिन चुनौतियां सचिन पायलट की खत्म होती नहीं दिखाई दे रही। एक तो पार्टी में अंदरूनी संघर्ष में वो अब भी घिरे नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी ने भी सचिन पायलट को घेरने की तैयारी शुरू कर दी। सवाल ये उठ रहा है कि क्या सचिन पायलट टोंक विधानसभा से ही अगला चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्टता कई बार अपने जवाब में इस सवाल को लेकर दिया है। उन्होंने इशारा दिया कि वो इस बार भी चुनाव टोंक से ही लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता टोंक विधानसभा से, जो कि वहां से 4 बार विधायक भी रह चुके हैं, वो एक्टिव हो गए हैं, सक्रिय हो गए हैं। महावीर प्रसाद जैन, उनके बेटे जितेंद्र जैन ने बताया कि पार्टी ने उन्हें एक्टिव होने के लिए कहा है, यानी सियासी तौर पर सक्रिय होने के लिए कहा है। अब 4 बार विधायक रह चुके हैं। हालांकि आखिरी चुनाव में 2018 के चुनाव में टोंक विधानसभा क्षेत्र से सचिन पायलट ने बीजेपी के यूनिस खान को हरा दिया था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि महावीर प्रसाद जैन टोंक विधानसभा क्षेत्र के कद्दावर नेता हैं और कोशिश बीजेपी की हो सकती है कि उनका जो वर्चस्व सियासी तौर पर उस क्षेत्र में है महावीर प्रसाद जैन का, उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करके बीजेपी का परचम फिर से टोंक विधानसभा क्षेत्र पर लहराया जाए। अब टोंक विधानसभा क्षेत्र में
मुश्किलें क्यों सचिन पायलट की बढ़ती दिखाई दे रही, क्योंकि AIM-IM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी यहां से अपना उम्मीदवार खड़ा करने की बात कह चुके हैं। अब बीजेपी अपने पुराने नेता के वर्चस्व के सहारे टोंक की गद्दी हासिल करना चाहती है। तो अब इतनी चुनौतियों के बीच क्या टोंक में अपनी सियासी जड़ को मजबूत रख पाएंगे सचिन पायलट? क्योंकि इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लगातार चल रही तनातनी के बीच टोंक विधानसभा में जितना विकास कार्य होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया, और इस वजह से एक मजबूत छाप सचिन पायलट अपने क्षेत्र में नहीं छोड़ पाए हैं। अब जब बात विकास की होगी विधानसभा क्षेत्र के, तो फिर उसी पैमाने पर किसी की, चाहे हम महावीर प्रसाद जैन की बात करें या फिर सचिन पायलट की, विकास के पैमाने पर भी खरा उतरना होगा, तभी क्षेत्र की जनता विश्वास करेगी। अब ऐसे में इन चुनौतियों को देखते हुए फिर से वो सवाल थोड़ा सा मजबूत हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सचिन पायलट टोंक विधानसभा क्षेत्र से चुनाव न लड़े। हालांकि इसको लेकर सचिन पायलट से सवाल जरूर किए जाएंगे आने वाले समय में। खैर, 15 अगस्त का दिन और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया, और इस दौरान उन्होंने 2023 के चुनावों की तैयारियों के बीच जनता को, प्रदेश की जनता को 2030 का भी विजन दिखा दिया। उन्होंने कहा कि 2030 तक प्रदेश को फाइनेंशियल मैनेजमेंट के आधार पर देश में सबसे अग्रणी राज्य बनाना, यानी कि 2030 तक की प्लानिंग लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले 2023 की चुनौतियों से वो घिरे हुए हैं, और 2023 में कांग्रेस के सर्वे के आधार पर सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि 5 से 8 मंत्री और 35 विधायकों के सिटिंग MLAs के टिकट काटे जा सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस के आधार पर ये टिकट कटेंगे, और कुछ लोगों का कहना ये है कि जो गुटबाजी थी, एक गुट को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश हो रही है। गहलोत खेमे की तरफ से यूं कहें कि सचिन पायलट जो गुट है उसे किनारे लगाने की कोशिश हो रही है, अन्यथा इतने बड़े पैमाने पर टिकट काटना की जो मजबूरी कांग्रेस पार्टी के सामने है वो नहीं खड़ी होती। हालांकि ये टिकट कटेंगे या नहीं कटेंगे, इस पर कोई औपचारिक जानकारी सामने नहीं आई है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली उसके हवाले से बात कही जा रही है। खैर, सवाल दोनों प्रमुख पार्टियों के लिए है, और सवाल दोनों के लिए चिंता भरा है, क्योंकि कई नए दल, कई छोटे दल राजस्थान की राजनीति में एंट्री कर चुके हैं। चाहे हनुमान बेनीवाल की पार्टी की कहें, आम आदमी पार्टी की कहें, बहुजन समाज पार्टी की कहें, या फिर जननायक जनता पार्टी की कहें। जननायक जनता पार्टी भी एक्टिव हो गई। हालांकि वो ये दावा कर रही है कि जहाँ जहाँ बीजेपी कमज़ोर है वहाँ वहाँ जननायक जनता पार्टी मजबूती देने का काम करेगी। 20 से 30 सीटों पर कहीं जननायक जनता पार्टी अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करेगी आने वाले चुनावों में। आम आदमी पार्टी भी तमाम सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। हालांकि कांग्रेस के साथ इंडिया अलायंस में कांग्रेस ज़रूर है, माफ़ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस में कांग्रेस के साथ ज़रूर है, लेकिन राजस्थान में ऐसी कोई गठबंधन की स्थिति दिखाई नहीं देती। अब आने वाले समय में और क्या स्थिति बदलेगी ये अलग बात है। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती की पार्टी ने भी अपना रोड शो शुरू कर दिया है, और कई जिलों से ये रोड शो निकलेगा। बहुजन समाज पार्टी की राजनीति की बात की जाए तो पिछली बार 6 विधायक बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन बाद में जीत के बाद वो सब के सब कांग्रेस में शामिल हो गए। इससे पहले 2008 में भी 6 ही विधायक बीएसपी के टिकट पर यहां से लोग जीत पाए थे। तो ऐसे में अब चूंकि बड़े स्केल पर कमबैक बीएसपी पार्टी प्रदेश में करने की कोशिश कर रही, क्योंकि कहा यह जाता है कि रैलियों तक सीमित रहती है बीएसपी या मायावती की पार्टी, लेकिन रोड शो का कल्चर पहली बार इतने बड़े पैमाने पर अगर दिखाई दे रहा है तो एक बड़े कमबैक की तैयारी मायावती कर रही हैं राजस्थान में। अब ऐसे में अगर छोटे छोटे दल, अगर दोनों प्रमुख दलों के बीच नेक टू नेक फाइट होती है और बहुमत के आंकड़े को कोई छू नहीं पाता, तो फिर ऐसी स्थिति में छोटे दलों के पास क्या सत्ता की चाबी पहुंचेगी? इसी सवाल के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। आप भी इस मसले पर कुछ कहना चाहते हैं
तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय ज़रूर रखें और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।